प्रयास जेई 2025 लेक्चर नंबर 5 फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 मैंने अपलोड कर दिया, जाकर उसको देख लो। यहाँ हमारा क्विक रिवीजन वीडियो का हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम 2 घंटे का लेक्चर जितना कम टाइम हो सके, जैसे 20 मिनट में हम कवर कर सके। ठीक है, मतलब रिवाइज ही कर रहे हैं काइंड ऑफ, तो रिवीजन के लिए ही ये सब है। अगर तुम्हें पूरा पढ़ना है तो जाओ पूरा लेक्चर देखकर ही पढ़ा करो। ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड: परसेंटेज कंपोजिशन, डेंसिटी, एवरेज एटॉमिक वेट एंड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुंच नहीं पाते, बट डेंसिटी तक हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वाई मैप से हमारा थोड़ा रिवीजन कराते हैं सर, क्योंकि सर कहीं घूमने गए होते हैं, उनका कुछ काम रहता है, तो वो बहुत दिनों बाद लेक्चर ले रहे थे, तो इसलिए सर ने हमारा थोड़ा बहुत रिवीजन कराया कि यार अभी तक क्या पढ़ा है। तो वाई मैप में देखो, अगर हमें मास गिवन है तो मास से हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास से अगर डिवाइड करेंगे मास को तो हमें मोल मिल जाएगा। मोल से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे Na से तो फिर वो हमें नंबर ऑफ एंटिटीज मिल जाएगा। फिर मोल से अगर हम लोग वापस से वॉल्यूम ऑफ गैस में जाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, 22.4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही सब है वाई मैप। ठीक है, ये वाई मैप मैंने कवर कर दिया है, तो मैं वापस से कवर नहीं करने वाला। ठीक है, अब देखो, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP इज इक्वल टू 2240 लीटर्स। ठीक है, 2240 लीटर्स। ठीक है, तो अब हमें मास ऑफ सैंपल निकालना है, टोटल न्यूक्लियस ऑफ सैंपल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, ये सब सर हमें रिवीजन करा रहे थे कि यार कैसे, ठीक है, ये वाई मैप का कैसे यूज करना है। तो समझ लो, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ सैंपल निकालने के लिए पहले हम मोल्स निकालेंगे। तो 2240 लीटर में कितने हमारे मोल्स होंगे, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 22.4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 100 मोल मिल गया। तो हम मास निकालने के लिए हम CO2 के मोलर मास से हम लोग मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो CO2 का मोलर मास क्या होता है, 44। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 4400 ग्राम हमारा आगे क्या, मास ऑफ द सैंपल। अब न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारा ये ट्रिक था। ठीक है, मैंने लेक्चर नंबर 2 में ही कवर किया था ये ट्रिक कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर हमें निकालने तो हम क्या करेंगे, ग्राम हटाओ Na लगाओ, ग्राम हटाओ Na लगाओ और न्यूक्लियॉन्स ले जाओ। ठीक है, ये हमारा खूबसूरत बात में मैंने ये मेंशन किया हुआ था। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारा ग्राम हटा के Na लगाकर हमारा आ गया 4400। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम क्या, प्रोटॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को डिवाइड बाय 2 करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर कार्बन का देखें, अगर हम लोग कार्बन का देखें तो यहाँ 6 प्रोटॉन होता है, 6 न्यूट्रॉन होता है, मतलब दोनों क्या बोलते हैं, 6 और 6 मिला के 12 होता है। तो 12/2 करेंगे तो हमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मिल गया। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो है हमारा नंबर वो सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है, तो सेम है। जब भी हमारा सेम सेम हो तो हम लोग ये वाला क्या बोलते हैं, फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल गया ये 2200 Na। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2200 Na और इलेक्ट्रॉन भी 2200 Na ही आएगा, मतलब 2200 Na ही आएगा, क्योंकि यार ये एक क्या न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल है मतलब इसमें जितना प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, A2B3 वाला कॉन्सेप्ट, मैं तो इसे A2B3 वाला कॉन्सेप्ट ही बोलता हूँ। परसेंटेज कंपोजिशन A2B3 में समझ लो, A2B3 हमें 1 मोल दिया है, तो उसमें A कितने होंगे, 2 मोल होंगे, और B हमें 3 मोल दिए होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ने भी इंपॉर्टेंट मार्क किया था, क्योंकि इसका आगे बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। ठीक है, सैंपल के मोल से इंडिविजुअल एटम्स के मोल पता कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये सैंपल का मोल 1 मोल है, तो इसके इंडिविजुअल एटम का मोल हम लोग आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो भी सब्सक्रिप्ट लिखा हो। ठीक है, देखो अगर क्या बोलते हैं 2⁴ है, तो ये जो 4 है ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है, और समझो ये ऐसा नीचे लिखा होता तो ये सब्सक्रिप्ट होता है। तो यहाँ ये जो लिखा है वो सब्सक्रिप्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा सैंपल का मोल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंडिविजुअल एटम के सब्सक्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, बहुत आसान है। ठीक है, अब ये 1000 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ NaOH कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ NaOH कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, ये परसेंटेज प्योरिटी अभी हटाओ पहले, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 1000 ग्राम ऑफ सैंपल में NaOH के अंदर 3 क्या बोलते हैं, ये 3 मोल्स है ऑक्सीजन एटम के। ठीक है, एक बात बताओ, ये एक NaOH 1 मोल NaOH में कितने ऑक्सीजन है, टोटल सिर्फ एक ही मोल ऑक्सीजन है। तो अगर 3 मोल ऑक्सीजन होता, 3 मोल ऑक्सीजन होगा, तो ऑब्वियसली 3 मोल हमारा NaOH भी होगा। NaOH तो हमें मिल गए, सैंपल के मोल्स मिल गए,
अब देखो सैंपल का पूरा देखो, ये सैंपल के मोल्स मतलब NaOH के मोल्स मिल गए, हाँ NaOH के मोल्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, एक NaOH का क्या होता है एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर वेट, वो होता है एक NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है उस वो होता है 40 ग्राम। तो अब देखो if the NaOH sample we have in 3 mole oxygen atom then moles of NaOH कितना आएगा, वो आएगा 3 मोल्स, ठीक है। जो NaOH के मोल्स है सैंपल के अंदर वो है 3 मोल्स, ठीक है। तो वेट ऑफ NaOH क्या होगा, कितना होगा, प्योर NaOH का वेट कितना होगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, तो हमारे 120 ग्राम आ गया। तो परसेंटेज प्योरिटी अगर निकालने तो हम क्या करेंगे, NaOH का क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ये जो आर है मोलार वेट आर है जो हमारा, वो डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ द सैंपल जो कि 1000 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 12 आ रहा है, 12%, ठीक है। तो ये सी ये बहुत आसान है। सिमिलरली यहाँ पर वही चीज है, उसी टाइप से क्वेश्चन है, तो ये खुद से सॉल्व करो, ठीक है, ये खुद से सॉल्व करो। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। ये द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, ये ये भी वही है, बहुत इजी है, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। ये भी मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किस में होगा, वो भी बहुत इजी है, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। अब ये भी खुद से सॉल्व करो, इतना इजी इजी है भाई, मैं खुद से मतलब ये क्या करूं मैं, ये बता ही दूं क्या, ये देखो, ये चलो ये बता देते हैं, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा इसलिए बता रहा हूँ। देखो इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम्स, ये तो मैंने बता रखा है यार, लेकिन फिर भी ठीक है बता देता हूँ। मतलब बता रखा है मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मतलब मैंने कॉमन कॉमन मोल कॉन्सेप्ट के मिस्टेक्स मैंने बताए हुए थे, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया हुआ था। तो देखो इसमें मिस्टेक क्या होता है, इसका तो हम लोग लिख देते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वो 16, इसका हम लोग लिख देते हैं 1/32, इसका हम लोग लिख देते हैं 1/48। लेकिन एक गलती भूल जाते हैं कि यहाँ पर हमें यहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, कि हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहे, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं, तो इसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1/16 आएगा, इसको मैं 1 बाय कितना 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा तो ये भी 1/16 ही आ रहा है, 1/16। ये भी वैसे ही करूंगा तो 1/48 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा तो ये भी 1/16 ही आ रहा है, 1/16 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों ही सेम आ रहे हैं, सेम एटम्स है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऊपर, ठीक है, बहुत इजी है, खुद से सॉल्व करो। ये द नंबर ऑफ, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, द नंबर ऑफ एन, ठीक है, नाइट्रोजन एटम्स इन इतना ग्राम ऑफ दिस, ठीक है, इज एक्स, ये तो अब ये खुद से सॉल्व करना है यार, बहुत इजी है, ठीक है। ये जो पिछले हमने पढ़ा उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुद से सॉल्व करो, बाकी अगर डाउट है तो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, बहुत ईजी था वो, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हेमोग्लोबिन कंटेंस, ये कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये सॉल्व बता देता हूँ। हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन ऑफ बाय मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। देखो एक बात बताओ, चाहे हेमोग्लोबिन इतना हो, चाहे इतना हो, या फिर इतना हो, कितना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर जो समझो इतना हेमोग्लोबिन है तो उसका जो 3.3% है, 3.3% है, ये आयरन है, ठीक है, 3.3%। तो चाहे इतना हो या इतना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका भी 3.3% आयरन ही होगा, इसका भी 3.3 तो ग्राम है ना, रुको परसेंटेज कितना दिया है 0.34%, ठीक है, सॉरी तो देखो इतने का इतना अगर होता तो इसका भी 0.34%, 0.34% हमारा क्या होता, आयरन होता, इसका भी इतना अगर हेमोग्लोबिन होता, चाहे हेमोग्लोबिन इतना होता, इतना होता, इतना होता, इतना होता, इतना होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर जो परसेंटेज होगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन होगा, वो कितना होगा 0.34% होगा, सिंपल। तो मान लेते हैं कि यार कम से कम मिनिमम एक एटम तो होगा ही होगा ठीक है, एक एटम तो होगा ही होगा, क्या बोलते हैं आयरन का, ठीक है, एक आयरन का एटम तो होगा ही होगा, तो एक आयरन का एटम का वेट कितना होता है 56U। तो एक बात बताओ वेट ऑफ हेमोग्लोबिन कितना गिवन है हमें 3.3 ग्राम, तो अब 3.3 ग्राम में वेट ऑफ Fe कितना होगा 3.3 मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है, तो उतना हमारा ग्राम आ गया, ठीक है। ग्राम क्या, किस चीज का वेट आ गया, Fe का वेट आ गया, किसके अंदर 3.3 ग्राम के अंदर हमारा वेट आ गया Fe का। तो अब मोल्स ऑफ Fe निकालना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, सॉरी मोल्स ऑफ Fe निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, गिवन जो हमारा गिवन वेट आ रहा है, गिवन वेट जो हमने निकाला है, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 56, तो ऐसे करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो अब अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स चाहिए होगा तो मैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा, ठीक है। इसको अगर मैं
Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe। ठीक है, बहुत इजी था, खुद से सॉल्व करा, बहुत इजी था। ठीक है, अब वही सेम चीज है, वही सेम कॉन्सेप्ट पे है कि समझो आप प्रोटीन ऑफ 0.3% ऑफ प्रोटीन कंटेन 0.3% ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट हमें 75 दिया हुआ है। द मिनिमम मोलर मास, मिनिमम मतलब कम से कम एक ग्लाइसिन का तो एटम होगा ही होगा, एक ग्लाइसिन का एटम होगा ही होगा। मिनिमम मोलर मास ऑफ द प्रोटीन ए कितना होगा? अब वो एक्स यहाँ पर डैश मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम पर मोल गिवन है ऐसा, और नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर निकालना था। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, ये पूरा का वेट हम लोग ले लेते हैं एम। ठीक है, एम ले लिया। तो अब एम का 0.3%, एम का 0.3% क्या है? एम का 0.3% ग्लाइसिन है। ठीक है, 0.3% एम का 0.3% ग्लाइसिन है। तो अब एम का 0.3% ग्लाइसिन का वेट मिल जाएगा इससे। तो क्या m इंटू 0.3 डिवाइड बाय 100 करेंगे, और उसका क्या होगा, पूरा का पूरा ये जब सॉल्व करेंगे तो वो 75 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि मिनिमम एक ग्लाइसिन तो होगा ही होगा। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इससे हमारा m का वैल्यू आ जाएगा, और फिर इसको ऐसे करेंगे तो 25 होगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ईजी था। इन द मॉलिक्यूल दीज, अगर देखो ये सब क्वेश्चन तुमसे बन नहीं रहे ना, तो तुम्हें पता है क्वेश्चन छोड़ो, तुम पहले लेक्चर्स जाओ, उसमें पहले ये कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, इसके क्वेश्चंस लगाओ थोड़े बहुत बेसिक, फिर जाके ये क्वेश्चन लगाओगे तो आराम से बन जाएंगे भाई। ये सब बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, समझ लो। इन अ मॉलिक्यूल दीज क्या, इन अ मॉलिक्यूल दीज एग्जिस्ट 0.1% एन, एन क्या है? नाइट्रोजन। फाइंड आउट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है। मिनिमम जहां भी हो, मतलब अज्यूम कर लो कि यार एक नाइट्रोजन का एटम तो होगा ही होगा। नाइट्रोजन का एक एटम का वेट कितना होता है? 14। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरा एम, ये जो ये सैंपल है, इसको मैंने अगर एम मान लिया, एम, ठीक है, एम, तो इसका 0.1% क्या है? 0.1% हमारा क्या है? नाइट्रोजन है। तो क्या बोलते हैं, इस सैंपल का 0.1% का वेट कितना आएगा? नाइट्रोजन के बराबर आएगा। तो m इंटू 0.1 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 14। तो इससे हमारे m का वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू है 14,000 U। ठीक है, या फिर 14,000 ग्राम पर मोल। ठीक है, वेट ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स, वेट ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल वही सेम चीज है। ठीक है, ये U लिखो या ग्राम पर मोल लिखो, दोनों सेम ही है। ठीक है, वही चीज अगर समझ लो n के, वही सेम क्वेश्चन में n के अगर हमें दो एटम्स होते तो दो एटम के लिए हम यहाँ पर दो एटम का वेट लिखते। ठीक है, वो 28 हो जाता। एक एटम का होता है 14, तो दो का होगा 28, तो 28 लिख दिया, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके m का हमने निकाल दिया। ठीक है, सिंपल। इन 10 ग्राम ऑफ दिस वेट ऑफ x इज इतना, फाइंड आउट दिस। तो सर ने हमें ये कराने से पहले ये वाला क्वेश्चन कराया था, ये वाला, क्योंकि ये बहुत ईजी था। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। देखो, फाइंड आउट वेट ऑफ P इन 10 ग्राम ऑफ P4O6। ठीक है, P क्या है? फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का क्या होता है? एक एटम का मास होता है 31 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो P4O6 का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा? वो आता है 220। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? 10 ग्राम गिवन है, गिवन सैंपल का वेट हमें गिवन है। ठीक है, तो मोल्स निकालना होगा, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो हमें मोल्स मिल जाएंगे। अब क्या बोलते हैं, हमें मोल्स मिल गए, सैंपल के मोल मिल गए, तो सैंपल के मोल से अगर हमें एटम्स का मोल निकालना है, ठीक है, सैंपल के मोल से हमें उसके अंदर के एटम्स का मोल निकालना है, तो वही A2B3 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। A2B3 कि अगर सैंपल 1 मोल है तो या A कितना होगा? 2 मोल होगा, और B कितना होगा? 3 मोल होगा। वैसे ही अगर सैंपल इतना है तो क्या P कितना होगा, मतलब फॉस्फोरस कितना होगा? तो फॉस्फोरस 4 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो इसको मैंने अगर 4 से मल्टीप्लाइड किया तो फॉस्फोरस एटम्स क्या आ गए? मोल्स। अब वेट निकालना है तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर, सॉरी, एटॉमिक मास करेंगे। ठीक है, तो इसका मोल्स को मल्टीप्लाई किया मैंने एटॉमिक मास से, तो वो 31 आ गया। ठीक है, 31 मल्टीप्लाई, मतलब 31 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा करेंगे, तब जाके हमारा आंसर 5.63 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या, फाइंड द वेट ऑफ P इन 10 ग्राम। तो फॉस्फोरस का वेट कितना आ रहा है? 5.63। तो वैसे ही अगर हम देखें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 10 ग्राम ऑफ दिस हमें पहले से दिया हुआ ये, और x का हमें पता नहीं है कि x है क्या। ठीक है, x यहाँ पर अननोन है। ठीक है, तो x का हमें एटॉमिक वेट फाइंड करना है। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है। यहाँ पहले क्या, यहाँ पर वेट फाइंड करना था, यहाँ वेट क्या बोलते हैं, गिवन है, x का वेट गिवन है, यहाँ x का वेट फाइंड करना था, वही। ठीक है, उल्टा है बस, लेकिन सेम स्टेप्स लगेंगे। पहले क्या, लेट द एटॉमिक वेट ऑफ x इज इक्वल टू m। ठीक है, इसका जो एटॉमिक वेट है उसको m ले लेते हैं। ठीक है, आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो वेट ऑफ इतना क्या होगा? 10 ग्राम हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ भी वेट ऑफ सैंपल गिवन था,
10 ग्राम, यहाँ भी 10 ग्राम, हमें वेट ऑफ सैंपल मिल गया। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था मोल ऑफ सैंपल निकालने के लिए। तो मोल ऑफ सैंपल निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4m प्लस 96 आएगा। ये 96 कहाँ से आया? 96 आया, ये ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो 96 आ गया। और ये 4 एटम्स है और एक एटम का मास m है, तो 4m हो गया इसका। ठीक है, तो 4m प्लस 96। अब यहाँ पर मोल ऑफ x निकालना है। तो मोल ऑफ x निकालने के लिए सैंपल के मोल से एटोमिसिटी ऑफ क्या बोलते हैं, ये एटोमिसिटी ऑफ x मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर वेट ऑफ x निकालना है तो मोल ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या? मोलर वेट। तो मोलर वेट हमारा क्या है x का? वो है हमारा m। तो m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब कट कुटा के हमारा आंसर 5.72 आ रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है, खुद से सॉल्व करोगे, एक बार खुद से पेन हिलाओगे ना तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, खुद से सॉल्व करना। ठीक है, डेंसिटी, इफ डेंसिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन इन वाटर इज 1.2 ग्राम पर ml। तो इसका मतलब क्या होता है? लोग कह रहे थे कि 1.2 ग्राम ऑफ NaCl इन 1 ml सॉल्यूशन, फिर ये बोल रहे थे कि 1.2 ग्राम इन 1 ml वाटर, लेकिन ये दोनों नहीं होता है। इसका जो रियल मतलब होता है वो ये होता है वेट ऑफ 1 ml। 1 ml का वेट क्या होगा? उस सॉल्यूशन का। ठीक है, NaCl का नहीं भाई, उस पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम। ठीक है, लोग बोल रहे थे कि यार ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो नमक है उसका जो 1 ml है, वो मतलब देखो ये सॉल्यूशन है, इतना उसके अंदर नमक है, तो फिर इसमें से हमने इतना पार्ट ले लिया, इसमें जो नमक आएगा उसका नमक का वेट मतलब इतना 1 ml के अंदर जो नमक होगा उसका वेट 1.2 ग्राम होगा। तो वैसा नहीं है भाई, ये पूरा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का अगर हमने कहीं से भी 1 ml निकाल लिया और उस 1 ml का अगर हमने वेट निकाला तो वो हमेशा 1.2 ग्राम आएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, इस डेंसिटी का मतलब ये है। तो इसका ये मीनिंग समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, क्योंकि देखो NaCl सॉल्यूशन में क्या होता है? NaCl प्लस H2O होता है। तो वही चीज मैंने वही चीज यहाँ पर बताई है, तो अब उसको यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, अब आगे डेंसिटी दो टाइप के होते हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स में भी यूज होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के टाइप्स होते हैं भाई। ठीक है, देखो एब्सोल्यूट डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और फिर एक बात बताता हूँ, ये मास अपॉन वॉल्यूम जो है ये हर चीज के लिए लग जाता है, हर स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए लग जाता है, लेकिन गैस के लिए हम एक और यूज करते हैं, वो ये होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन एक और यूज करते हैं, वो ये होता है PV इज इक्वल टू NRT लगा के, हमारा फॉर्मूला से ये आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इधर उधर इसको उधर करके हम लोग का जो फाइनल फॉर्मूला आता है मास अपॉन वॉल्यूम, उसको हम PM/RT भी लिख सकते हैं, PM/RT। तो अगर हमसे कोई पूछे गैस का अगर डेंसिटी निकालना है तो हम PM/RT से भी डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, PM/RT से भी डेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर हमें गैस का बोले एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना है, तो किसी भी गैस का एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना है तो PM/RT। ठीक है, गैस के लिए। ठीक है, बाकी किसी चीज के लिए भी तो उसके लिए अगर एब्सोल्यूट निकालना है तो मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी पे आते हैं। रिलेटिव डेंसिटी के टाइप्स होते हैं भाई। पहला टाइप ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कहीं भी हो तो यार रिलेटिव डेंसिटी जितनी भी होगी, मतलब देखो जो भी डेंसिटी गिवन है उसमें से ग्राम और ml हटा देना भाई। ठीक है, समझ लो रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि देखो क्या होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, देखो ये क्या होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर, वो 1 ग्राम पर ml होता है। तो नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 ही है ना, और वो ग्राम पर ml है। ऊपर भी कुछ भी हो उसका तो यूनिट क्या है, ग्राम पर ml ही होगा। तो ग्राम पर ml और ग्राम पर ml कट गया, और 1 से कुछ भी डिवाइड करो तो फिर वो तो सेम ही वो आता है मैग्नीट्यूड। तो इसका क्या है मतलब, समझ लो अगर गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन 1.2 ग्राम दिया है, तो इसका ये मतलब है कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 1.2। ठीक है, ये ग्राम ग्राम कट जाता है इसलिए 1.2। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी में अगर कभी भी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे तो हमें क्या करना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में से ग्राम पर ml को हटा देना है। ठीक है, सिंपल, ग्राम पर ml को हटा दोगे तो हमारा ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू गैस 2। ठीक है, गैस 1 विथ रिस्पेक्ट टू गैस 2। देखो डेंसिटी ऑफ गैस हमने निकाला था, अभी क्या होता है PM/RT होता है। तो समझो ये डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P1m1 अपॉन RT1 डिवाइड बाय P2m2 अपॉन RT2, ऐसे करेंगे तो फिर हमारा फाइनली ये होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा ये जो रहता है वो हमेशा क्या बोलते हैं डेंसिटी निकालने के लिए सिमिलर कंडीशंस ही होते हैं। जैसे P1 इज इक्वल टू P2, मतलब दोनों में प्रेशर सेम होगा, दोनों में टेम्परेचर सेम होगा। तो जब भी प्रेशर और टेम्परेचर सेम है दोनों गैस का,
ठीक है, जब भी सिमिलर कंडीशन हो, प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो, तो हमारा जो फॉर्मूला निकलता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस वन विथ रिस्पेक्ट टू गैस टू, वो आता है m1/m2, m1/m2, ये याद रखना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट वही चीज है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस वन विथ रिस्पेक्ट टू गैस टू, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमें कंडीशन डिफरेंट दी हो, P1 डिफरेंट है, P2 डिफरेंट है, T1 डिफरेंट है, T2 डिफरेंट है, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर P1 इज इक्वल टू P2 और मतलब प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, ठीक है, दोनों गैस का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट ये वाले चैप्टर में ये वाला मोस्टली फॉर्मूला यही लगता है। ठीक है, ऊपर वाला बहुत रेयरली लगेगा, बहुत रेयर। ठीक है, अब फाइंड आउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 विथ रिस्पेक्ट टू CH4, वही चीज है भाई। तो क्या बोलते हैं हम लोग, समझो अगर अज्यूम कर ले सिमिलर प्रेशर कंडीशन है, तो ये प्रेशर ऑफ SO3 कट जाएगा, प्रेशर ऑफ CH4 से ये सब कट कुटी जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, मास ऑफ SO3 डिवाइड बाय मास ऑफ CH4, तो वो 80/16 करेंगे तो हमारा 5 आएगा आंसर। तो डेंसिटी 5 होगी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी 5। और रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यार रिलेटिव है ना, तो रिलेटिव है तो ऊपर भी ग्राम पर ml, नीचे भी ग्राम पर ml, तो वो तो कट कुटा के हट ही जाता है, तो रिलेटिव में हमेशा कट जाता है। ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, वो क्या बोलते हैं, वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए या तो वेपर फेज में होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन। इसका और मतलब यहाँ जो ऊपर में गैस जो लेंगे और नीचे जो गैस होगा उसका सिमिलर कंडीशन होगा, तो जब भी सिमिलर कंडीशन होता है हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, m1/m2। लेकिन यार H2 गैस का मास क्या होता है, वो तो 2 आता है, तो अगर हमसे कभी कोई भी वेपर डेंसिटी पूछे तो हम क्या करें, m/2 कर देंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, m/2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वेपर डेंसिटी। आई होप दिस इज क्लियर। ये खुद से सॉल्व करना है यार, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी खुद से सॉल्व करना। ठीक है, ये भी खुद से सॉल्व करना, ये भी खुद से सॉल्व करना, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। ठीक है, बाकी ये देखो, थैंक यू स्लाइड पर आप आ चुके हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मतलब बहुत एनर्जी लगता है, एंड ये सब बहुत यूजफुल चीज है। ठीक है, इस पे मैं कुछ भी चीजें काट थोड़ी रहा हूँ, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, जो टीचर ने जो जो लाइन बोली थी मैं वो चीजें भी बता रहा हूँ, मैं हर चीज कवर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है यार, देखो तुम खुद के नोट रिवाइज कर रहे हो, उससे अच्छा एक काम करो ना, मेरी वीडियो को 2x पे देख लो या 1.5x पे देख लो, मैं वही सेम कंटेंट को छोटे में करके तुम लोग को रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं तो अपने लिए मैं अपने खुद के वीडियोस ही रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी बोर लगे तुम्हारे नोट से, तो फिर मेरे वीडियोस खोल लेना, मैं उस पर रिविजन ही तो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने वर्क पावर एनर्जी का भी करवा रखा है, और फिर अब बेसिक मैथ्स का भी करवा रखा है, और फिर मैं अभी IUPSC मतलब RA बाबा, ठीक है, और वर्क में पावर एनर्जी में RJ सर, ठीक है, और फिर बेसिक मैथ्स में तरुण सर, ये सबके भी मैं लेक्चर्स ला रहा हूँ, तो उसको भी जाकर चेकआउट करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, एंड पढ़ाई करते रहो यार, मौज मस्ती थोड़ा कम करो, अभी ड्रॉप ईयर है तो ध्यान से पढ़ाई करो। ठीक है, बाय बाय।